हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस लेक्चर सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं 1500 प्लस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज को। आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग यूपी ट्रिपल एस होम्योपैथिक फार्मासिस्ट का एग्जाम देने जा रहे हैं, आरआरबी पैरामेडिकल में जो फार्मासिस्ट की वैकेंसी आई है उसका एग्जाम देंगे, या डी ट्रिपल एस बी की तैयारी कर रहे हैं, सभी एग्जाम में ये लेक्चर सीरीज आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। लेकिन अगर हम आज का टॉपिक की बात करें तो हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू फार्मेसी। तो ये होम्योपैथिक के जो यूपी ट्रिपल एस का एग्जाम होने वाला है उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी इन एग्जाम में इससे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम है। तो आज इसका हम पार्ट नंबर 9 डिस्कस करेंगे। दोस्तों, इसका आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन प्रिंसिपल ऑफ होम्योपैथी, यानी कि होम्योपैथी का मुख्य सिद्धांत क्या है। दोस्तों, होम्योपैथी का जो मुख्य सिद्धांत होता है लॉ ऑफ सिमिलर्स, यानी समानता का सिद्धांत। इसमें क्या होता है, अगर कोई सब्सटेंस है और स्वस्थ व्यक्ति है, यानी कि कोई हेल्दी पर्सन है, अगर उसे दिया जा रहा है, उससे क्या हो रहा है, उसके अंदर लक्षण पैदा हो रहे हैं, यानी उससे वो क्या बढ़ रहा है, कुछ उससे प्रॉब्लम आ रही है। तो इस सिद्धांत के अनुसार यही सब्सटेंस क्या हो सकता है, जिसके अंदर ये बीमारी हो गई है उसी को खत्म कर सकता है। कहने का मतलब ये है, अगर किसी सब्सटेंस से किसी के अंदर लक्षण देखने को मिल रहे हैं, अगर उसकी कम मात्रा दी जाएगी तो वो उस रोग को खत्म कर सकता है। यही इसका लॉ ऑफ सिमिलरिटी का सिद्धांत है, लॉ ऑफ सिमिलर का। तो ये दिया किसने था, तो डॉक्टर हॉनीमैन थे, जिन्हें होम्योपैथी का जनक भी कहा जाता है। उन्होंने इस सिद्धांत को दिया था। तो ये भी आप इसके बारे में ध्यान रखेंगे, किसने दिया था ये, डॉक्टर हैनीमैन ने, हैनीमैन ने। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगर हम इसकी डिटेल की बात करें तो द मेन प्रिंसिपल ऑफ होम्योपैथी, आप इसे ध्यान रखेंगे, सिमिलिया सिम्बिलस करंटर। तो इस नाम से भी आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है, यानी कि लाइक क्योर्स लाइक। इसका मतलब ये होता है कि जो पदार्थ एक स्वस्थ व्यक्ति में लक्षण पैदा करता है, तो वही पदार्थ बीमार व्यक्ति में उन्हीं लक्षणों को ठीक कर सकता है। यानी अगर कम मात्रा में दिया जाए तो क्या होगा, उस लक्षण उसी को बीमारी को ठीक कर सकता है। तो ये इसके बारे में बेसिक चीज़ है, इसके ध्यान रखेंगे, एग्जाम में से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो दे रखा है, हु इज कंसीडर्ड द फाउंडर ऑफ होम्योपैथी। तो होम्योपैथी का संस्थापक कौन माने जाते हैं, आपको बता ही चुका हूँ कौन माने जाते हैं, डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन। ऑप्शन नंबर इसमें बी करेक्ट हो जाएगा। ये एक जर्मन के फिजिशियन थे। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, एग्जाम में के पूछ सकते हैं कहाँ से रिलेटेड थे। तो ध्यान रखेंगे, जो डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन थे, तो उन्होंने 18 एडी में, यानी 18 शताब्दी में के अंत में इन्होंने होम्योपैथी की स्थापना की थी। इनका मानना था, होम्योपैथी के सिद्धांतों को विकसित किया था। इनका मानना था कि जिस चीज़ से कोई भी बीमारी या लक्षण देखे जा रहे हैं किसी स्वस्थ व्यक्ति के अंदर, तो वही क्या कर सकता है, वही सब्सटेंस या वह पदार्थ क्या कर सकता है, उस बीमारी को खत्म कर सकता है। तो इन्होंने इस बात को कहा था, इसीलिए इन्होंने होम्योपैथी की खोज की थी। और इन्होंने इसे वैकल्पिक चिकित्सा आपको बताया था। तो इसे वैकल्पिक चिकित्सा इसलिए कहते हैं, यानी कि एक कह सकते हैं दूसरा तरीका, या ऑप्शनल ट्रीटमेंट कह सकते हैं। जैसे मान लो किसी के सर में दर्द है, सर में दर्द है, सॉरी सिर होता है, सिर में दर्द है अगर, तो कुछ लोग हो सकता है इसके लिए चाय बनाएं, चाय पी लें कि हाँ चाय, सर में दर्द हो रहा है, चाय पी ले रहे हैं। कुछ क्या होगा, अपने तेल की मालिश करा लें, तेल की मालिश करा सकते हैं, ऑयल लगाकर मालिश कर सकते हैं। दूसरी क्या चीज़ होगी, कुछ लोग टैबलेट ले सकते हैं। कुछ लोग क्या होंगे, कुछ काढ़ा वगैरह पी लेंगे, या कुछ और अलग अलग तरीके से क्या करेंगे, सर दर्द को रोकने की कोशिश करेंगे। तो ये भी जितने भी हैं, ये क्या है, आपको चाय पीना या ऑयल लगाना या टैबलेट लेना या और तरीका भी है, तो ये सब क्या है, वैकल्प, यानी एक विकल्प है किसी बीमारी को खत्म करने का। इसी तरीके से होम्योपैथिक भी एक जो क्या है, एक वैकल्पिक चिकित्सा है, यानी इसे हम विकल्प के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि हर बार इसी को यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि बहुत जगह इसका यूज़ नहीं भी किया जा सकता है, लेकिन आप मान सकते हैं ये एक विकल्प के रूप में हमारे पास मौजूद है। तो इसे किसने विकसित किया था, डॉक्टर डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन ने। ये एक जर्मन के साइंटिस्ट थे, तो इनके बारे में आप ध्यान रखेंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से आपको बता दूं, अगर आप लोग यूपी ट्रिपल एस होम्योपैथिक फार्मासिस्ट की बहुत अच्छी तरीके से तैयारी करना चाह रहे हैं तो हमारे जो एप्लीकेशन पर इसका बैच चल रहा है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। मात्र इसकी हमने 249 रुपये फीस रखी है। अगर आप देखेंगे बहुत सारे यूट्यूब चैनल इसकी फीस बहुत बहुत बढ़ाकर लिख रहे हैं। कुछ लोग 4000 5000 में करा रहे हैं। अगर मेरी बात पर यकीन नहीं आ रहा, आप देख सकते हैं, मैंने खुद देखा है। लेकिन हमने मात्र आप सबके लिए 249 रुपये इसकी फ़ीस रखी है। तो पहले स्टूडेंट के लिए, पहले 100 स्टूडेंट के लिए हमने इसकी 249 फीस रखी है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी फ़ीस बढ़ा देंगे, 299 कर देंगे। लेकिन अभी तक 249 ही है, क्योंकि अभी 80 से 85 बच्चे ज्वाइन कर पाए हैं।
तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें हम आपका DHP का जो फुल सिलेबस है इसको हम कवर करेंगे, जो एग्जाम से रिलेटेड। अब आप ये ना सोचिए कि DHP की फुल ट्रेड आपको हम कराएंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जो आपकी UPSSC ने सिलेबस भेजा उसके अकॉर्डिंग ही हम सब कुछ आप इसमें पढ़ाने वाले हैं। इसके साथ आपको PDF भी प्रोवाइड कराई जाएगी, जो हैंड रिटन नोट्स होंगे, उससे आप क्या होगा अपनी तैयारी को बहुत बेहतर ढंग से कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ज्वाइन कर चुके हैं, आप उनसे एक बार देख सकते हैं। इसके अलावा 3 डेमो वीडियो भी हमने प्रोवाइड करा दिए हैं, उसको भी आप देख सकते हैं। और डेमो वीडियो आपको एप्लीकेशन पर भी मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको हमारा जो कह सकते हैं यूट्यूब चैनल है इस पर भी देखने को मिल जाएंगी, तो आप इससे तैयारी को कर सकते हैं। अगर नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो UPSSC होम्योपैथिक फार्मेसिस्ट के लिए हमने टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट कर दी है। तो 10 से प्लस ज़्यादा आपको टेस्ट सीरीज में मिलने वाले हैं। 111 रुपये इसका चार्ज हमने रखा है, और ये न्यू पैटर्न बेस्ड टेस्ट सीरीज है, बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग। और इसमें खास बात यह है कि आपको तीनों सब्जेक्ट्स और यूपीजी के कंप्यूटर के भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, यानी फुल मौका आपको इसमें मिलने वाला है। तो इसका भी हमने एक टेस्ट आप सबके लिए फ्री कर रखा है। अगर आप चाहें तो इसको एप्लीकेशन इंस्टॉल करके चेक कर सकते हैं। दोनों ही चीज़ें आपके फ़ायदेमंद है, चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, अगर नहीं चाहेंगे तो आप यूट्यूब पर भी पढ़ सकते हैं। हम आपको इसी तरीके से प्रैक्टिस कराते रहेंगे। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, व्हाट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ पोटेंसी इन होम्योपैथिक मेडिसिन, यानी होम्योपैथिक दवा में शक्ति की मूल इकाई क्या है। दोस्तों, होम्योपैथिक दवा होती है तो उस शक्ति की जो मूल इकाई होती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं डाइल्यूशन, यानी कि घोल। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा C करेक्ट हो जाएगा। तो इसके बारे में आप ध्यान रखेंगे। दोस्तों, होम्योपैथी की में शक्ति यानी कि पोटेंसी उस पदार्थ को पतला करने की संख्या यानी डाइल्यूट करने की संख्या में निर्धारित की जाती है। डाइल्यूशन मतलब ये कोई दवाई है बहुत ज़्यादा पतली है, आपको पता है होम्योपैथी में हमेशा पतली दवाइयाँ यूज़ की जाती हैं। तो जो जितनी ज़्यादा पतली होगी और जितनी कम मात्रा में होगी उतनी ज़्यादा वो रोग को खत्म करने के लिए कारगर होगी। तो ये भी आप इसके बारे में ध्यान रखेंगे। तो संख्या से निर्धारित की जाती है। पतला करने से की प्रक्रिया से दवा की शक्ति बढ़ जाती है, यानी कि पोटेंसी बढ़ जाती है। इसलिए घोल यानी कि डाइल्यूशन यानी शक्ति कुल मिलाकर पोटेंसी किस तरीके से पर डिपेंड होती है, जो पोटेंसी होती है इसकी किस पे डिपेंड होती है, पोटेंसी डिपेंड होती है पूरी तरीके से घोल पर, या कह सकते हैं पतलेपन पे। जो उसकी शक्ति होती है इसके पतलेपन पे या डाइल्यूशन पर डिपेंड होती है। तो ये भी आप इसके बारे में ध्यान रखेंगे, इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की फीचर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन, यानी निम्नलिखित में से कौन होम्योपैथिक दवाओं की प्रमुख विशेषता है। तो हाई कंसंट्रेशन बिल्कुल गलत बात है। हाई कंसंट्रेट नहीं, बल्कि मतलब उच्च सांद्रता नहीं हो सकती, क्योंकि इसकी दवाई की हम कम मात्रा लेते हैं। अगर हम बात करें रासायनिक संश्लेषण यानी केमिकल सिंथेसिस, तो केमिकल सिंथेसिस जैसा कुछ नहीं होता होम्योपैथिक के अंदर। एंटीबायोटिक कंटेंट तो ये भी बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि एलोपैथिक से रिलेटेड चीज़ें देखने को मिलती हैं। नेचुरल ओरिजिन प्राकृतिक मूल, तो ये बिल्कुल सही है। होम्योपैथिक में जितनी दवाइयाँ यूज़ की जाती हैं ज़्यादातर प्राकृतिक मूल यानी नेचुरल ओरिजिन से विकसित होती हैं। एनिमल से हो सकती हैं या प्लांट से हो सकती हैं, अलग अलग तरीके से हमको ये देखने को मिल सकती हैं। तो इसमें ऑप्शन B करेक्ट हो जाएगा। अगर हम इसके डिटेल में बात करें तो होम्योपैथिक दवाएँ आमतौर पर पौधों यानी कि प्लांट, खनिज यानी कि मिनरल्स, यानी जानवर यानी कि एनिमल जैसे जो नेचुरल सोर्स हैं इनसे बनाई जाती हैं। तो ये चीज़ आप इसके बारे में ध्यान रखेंगे। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो होम्योपैथिक मेडिसिन होती है किससे बनाई जाती हैं। आपको ऑप्शन दे सकता है प्लांट हो सकता है, मिनरल हो सकता है, या फिर एनिमल्स हो सकता है। तो आपको ध्यान रखना है ये तीनों से ही बनाई जाती हैं। तो इनके प्राकृतिक मूल और न्यूनतम दुष्प्रभाव यानी कि साइड इफेक्ट के कारण ये बहुत ज़्यादा सुरक्षित माना जाता है। आपको पता ही है होम्योपैथिक की दवाइयाँ बहुत ज़्यादा सुरक्षित होती हैं, इनसे कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। भले ही ये काम लेट करती हैं, मतलब जो फ़ायदा होता है इनसे लेट पहुंचता है, लेकिन क्या होता है इनसे कोई भी हमें साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलता। अगर हम एलोपैथिक दवाइयों की बात करें तो एलोपैथिक दवाइयों से हमारा क्या होता है, मान लो रोग को जल्दी ठीक कर देंगी, लेकिन हमें कुछ ना कुछ इसके साइड इफेक्ट भी देखने को मिल सकते हैं। तो ये आप इसके बारे में ध्यान रखेंगे। ऑप्शन B इसमें हमारा पूरी तरीके से करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन है हमारा, इन होम्योपैथी व्हाट इज द टर्म यूज्ड फॉर द प्रोसेस ऑफ शेकिंग द सॉल्यूशन ड्यूरिंग डाइल्यूशन, यानी होम्योपैथी में घोल को पतला करने के दौरान हिलाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। यानी होम्योपैथिक में जब दवाई मिलाकर उसे हिलाया जाता है, बहुत ज़्यादा पतला किया जाता है, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं सक्सेशन। तो हिंदी में और इंग्लिश में दोनों इसका सेम नाम है, सक्सेशन। ऑप्शन नंबर इसमें हमारा B करेक्ट हो जाएगा। तो सक्सेशन वो प्रक्रिया है यानी वो प्रोसेस है जिसमें क्या होता है होम्योपैथिक घोल यानी डाइल्यूशन को प्रत्येक पतलेपन को यानी डाइल्यूट करने के बीच जोर जोर से हिलाया जाता है। माना जाता है इस प्रक्रिया से दवा की गुण की और ज़्यादा सक्रिय यानी एक्टिव हो जाता है, यानी जो उसका प्रॉपर्टीज़ हैं मेडिसिन की बहुत ज़्यादा क्या हो जाती है, एक्टिवेट हो जाती है। तो ये बात इसके बारे में आप ध्यान रखेंगे। बाकी मैं डिटेल दे भी रखा हूँ और जहाँ तक एक्सप्लेन करने का आपको बता भी रहा हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा, विच टर्म
डिस्क्राइब द स्मॉल डोज प्रिंसिपल इन होम्योपैथी। तो होम्योपैथी में छोटी खुराक सिद्धांत का वर्णन करने वाला शब्द क्या है? तो आपको पता है होम्योपैथी में जो सबसे छोटी खुराक है उसका सिद्धांत के लिए हम वर्ड एक यूज़ करते हैं जिसे हम कहते हैं मिनिमम डोज, यानी कि न्यूनतम खुराक। क्योंकि जितनी कम मात्रा होती है उतना ही क्या होता है, वो रोग के लिए कारगर साबित होती है, रोग को दूर करने के लिए। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। तो आप इसको ध्यान रखेंगे, न्यूनतम खुराक। तो होम्योपैथी न्यूनतम खुराक सिद्धांत का पालन करती है, जिसमें कहा गया कि उपचार के लिए केवल सबसे कम मात्रा में सक्रिय पदार्थ यानी एक्टिव सब्सटेंस का उपयोग किया जाना चाहिए, क्योंकि हाई खुराक से क्या होता है, दुष्प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। कहने का मकसद ये है, अगर मान लो किसी को कोई बीमारी है और होम्योपैथी की मेडिसिन ले रहा है, तो अब वो सोचे कि बीमारी को जल्दी ठीक करने के लिए हम उस दवाई का या मेडिसिन का बहुत ज़्यादा यूज़ कर लें। तो ऐसा इससे क्या होगा, बहुत ज़्यादा फ़ायदा तो नहीं होगा, उल्टा आपको क्या होगा, उससे साइड इफेक्ट ही देखने को मिलेंगे। जितनी कम दवा लेंगे उसको रोक दूर करने के लिए, भले ही लेट काम करे, लेकिन क्या होगा, उससे कोई भी आपको साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा और आपका क्या होगा, रोग जल्दी ठीक नहीं होगा, लेकिन हो जाएगा ठीक, आपका टाइम लेगा, लेकिन आपको साइड इफेक्ट नहीं होगा। अगला क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिपरेशन फॉर्म इन होम्योपैथी, यानी निम्नलिखित में से कौन सा होम्योपैथी में तैयार का रूप नहीं है? मदर टिंचर होम्योपैथी से ही तैयार किया जाता है। नेक्स्ट है ग्लूबुल्स, गोलियां इससे ही तैयार की जाती हैं। टैबलेट्स भी तैयार की जाते हैं, लेकिन कैप्सूल होम्योपैथी में तैयार नहीं होते हैं। ऑप्शन नंबर इसमें हमारा डी पूरी तरीके से करेक्ट हो जाएगा। अगर हम इसके डिटेल की बात करें तो होम्योपैथिक दवाएं आमतौर पर मदर टिंचर, गोलियां यानी कि ग्लूबुल्स और टैबलेट्स के रूप में उपलब्ध होती हैं। कैप्सूल का उपयोग होम्योपैथिक में जो प्रैक्टिस में इसका आमतौर पर यूज़ नहीं किया जाता है, तो आप ये इसके बारे में ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा, व्हाट डज द टर्म मटेरिया मेडिका रेफर्ड टू इन होम्योपैथी, यानी होम्योपैथी में मटेरिया मेडिका शब्द का अर्थ क्या है? ये क्वेश्चन मैं कई बार अपने इसी लेक्चर सीरीज में करा चुका हूँ, इसका आंसर आप आसानी से दे सकते हैं। तो मटेरिया मेडिका क्या होती है, एक आपके जिस कंट्री के लिए, हर कंट्री के लिए एक बुक होती है, जिसमें क्या होता है, जितनी भी मेडिसिन होती है उनके रेमेडीज़ और उनके जो जितने भी कह सकते हैं कोई बीमारी है उससे रिलेटेड सभी इलाज के बारे में जानकारी दी गई होती है। तो ये इसमें हमारा पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अ बुक ऑन रेमेडीज़ यानी औषधियों की पुस्तक। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। इसके बारे में आप ध्यान रखेंगे, मटेरिया मेडिका होम्योपैथी में उपयोग किए जाने वाले पदार्थों को, गुणों और उपयोगी के बारे में जानकारी का एक व्यापक संग्रह है। ये होम्योपैथिक चिकित्सा के लिए एक महत्वपूर्ण संदर्भ है। तो मटेरिया मेडिका रिफर्स comprehensive collection of information about the properties and uses of substance and used in homeopathy. It is important reference for homeopathic practitioners। तो आपको ध्यान रखेंगे प्रैक्टिशनर, थोड़ा सा ध्यान रखना है इसके बारे में आपको। तो इसमें ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन होम्योपैथिक फार्मेसी, यानी होम्योपैथिक फार्मेसी में फार्मासिस्ट की मुख्य भूमिका क्या है? तो क्या मुख्य भूमिका होती है? रोगों का निदान करना, ऐसा नहीं होता है। सर्जरी करना, ये तो बिल्कुल ही अलग है। टीके को विकसित करना, ये भी नहीं। ये कौन सा हो जाएगा इसमें ऑप्शन? ऑप्शन बी, प्रिपेयरिंग एंड डिस्पेंसिंग रेमेडीज, यानी औषधियों की तैयारी और वितरण करना। तो इसमें ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो होम्योपैथिक फार्मेसी में फार्मेसी का काम पर्ची को ध्यान रखेंगे जो आपको देखने को मिलती है। ये क्या होता है? एक प्रिस्क्रिप्शन होता है, तो इसके अनुसार होम्योपैथिक की दवाइयों की तैयारी और वितरण करना होता है, और ये सुनिश्चित करते हैं कि रोगियों की सही शक्ति यानी कि सही जो एक्टिव पोटेंसी है वो दी जा रही है नहीं दी जा रही है। तो ये इनका काम होता है। तो इसमें ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, विच पोटेंसी इन होम्योपैथी इन स्ट्रोंगर 30C और 6X, होम्योपैथी में कौन सी शक्ति अधिक प्रबल है, 30C या 6X? दोस्तों आपने होम्योपैथी की दवाइयों पर अक्सर लिखा देखा होगा 30C, 6X, या कुछ भी यही मान के चलो। इसके अलावा आपको कहीं कहीं आपको एल भी देखने को मिल सकता है, जैसे कि 100L, इस तरीके से 100 तो खैर नहीं मिलेगा आपको देखने को, लेकिन आपको मिल सकता है मान लो 5L। इस तरीके की आपको ये दवाएं देखने को मिलती हैं। कभी आपने जानने की कोशिश नहीं की होगी कि आप तो खैर इस बैकग्राउंड से आपको पता ही होगा, लेकिन जो लोग नहीं पता उन्हें बता दूं, तो ये रोमन नंबर होते हैं, रोमन नंबर होते हैं। जैसे कि आपको पता है एक्स का मतलब क्या होता है? एक्स का मतलब होता है 10, ये चीज़ आपको पता होगी। एल का मतलब क्या होता है? एल का मतलब होता है 50, और सी का मतलब होता है 100। अब इससे भी आसानी से आप बता सकते हैं, जैसे कि 30C है, 30 में क्या होगी? दवाई की मात्रा होगी। 30 क्या होगी? सी, 30 होगी दवाई की मात्रा, सी क्या हो गया? 100, सी कितना हो गया? 100।
यानी इसमें दवाई की मात्रा कितनी, और 100 के हो गए घोल, यानी 30% इसमें दवाई की मात्रा है। अगर हम 6x की बात करें तो 6 का मतलब क्या, सिक्स के हो गए दवाई की मात्रा, x का मतलब क्या है 10। तो अगर हम इसका परसेंटेज निकालने की कोशिश करें तो ये इसमें दवाई की मात्रा कितनी आ जाएगी, 60%। तो होम्योपैथी का एक रूल है, जो जितनी कम यूज़ होगी वो उतनी ज़्यादा एक्टिवेट मानी जाती है। अगर हम इसे हैं 30C की बात करें, 30C में क्या है, दवाई की मात्रा कम है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा एक्टिव इसे माना जाता है, यानी इसकी हाई पोटेंसी मानी जाती है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अब आपके एग्जाम में ऐसा नहीं है कि 6x30C, इसके अलावा भी कुछ आपको देखने को मिलेगा, तो आसानी से बता सकते हैं। आप उनका परसेंटेज निकाल के बताएंगे किस तरीके से इसमें कितनी पोटेंसी देखने को मिल रही है। जितना कम परसेंटेज उतनी ज़्यादा पोटेंसी इसमें मिलती है। जैसे कि 5L की निकालने की हम कोशिश करें तो 5 का मतलब 5 हो गया, यानी कि दवाई की मात्रा कितनी होगी 5, L का मतलब हो गया 50। तो ये कितना आ गया, अगर हम इसकी परसेंटेज निकालने की कोशिश करें तो कितना आ जाएगा, 10%। 10%, यानी और भी ज़्यादा ये एक्टिव माना जाएगा, यानी हाई इसकी पोटेंसी मानी जाएगी। तो इसमें ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो होम्योपैथी में 30C जैसे उच्च पतलीकरण, पतलीकरण के यानी डायल्यूशन, हाई डायल्यूशन स्तरों को 6x से निम्न पतलीकरण की तुलना में अधिक शक्तिशाली माना जाता है। भले ही 30C में मूल पदार्थ कम अणु होते हैं, फिर भी इसे चिकित्सा में दृष्टिकोण से अधिक प्रभावी माना जाता है। यानी होम्योपैथी में जितनी कम मात्रा यूज़ की जाएगी उतना ही क्या होगा, उसे और भी ज़्यादा प्रबल माना जाएगा, या कैसे कह सकते हैं और भी ज़्यादा उसकी पोटेंसी मानी जाएगी। तो ये थे दोस्तों 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको पसंद आए होंगे, और आपको जो मैंने इंपॉर्टेंट जानकारी दी है वो भी आपको हेल्पफुल लगी होगी। दोस्तों सब्जेक्ट थोड़ा टफ है, और हिंदी बैकग्राउंड वालों के लिए तो और भी ज़्यादा टफ हो जाता है। तो इसलिए बहुत हिसाब से आपको तैयारी करना है। हमारे बैच चल रहे हैं, उस पर आप तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा टेस्ट सीरीज भी चल रही है, आप टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो कैसा लगा लेक्चर, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। उम्मीद है जानकारी पसंद आई होगी, तो ज़रूर लाइक और शेयर करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।